हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ रहे थे और आज हमारा जो है लेक्चर 8 शुरू होने वाला है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार फ्रांस की क्रांति में इन सिंबल्स का योगदान रहा और क्यों उस समय के फ्रांस के लोगों ने, उसका जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इन सिंबल्स का यूज किया। तो इन सिंबल्स का यूज करने के पीछे असली कारण ये था कि फ्रांस के लगभग लोग जो है वो अनपढ़ थे और अनपढ़ व्यक्तियों को भी कुछ समझ में आ सके, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो उनकी समझ में आए, इसलिए जो है इन सिंबल्स का प्रयोग किया गया। हमने देखा कि इन सिंबल्स का मतलब क्या निकलता है, इनका अर्थ क्या निकलता है। तो एक बार थोड़ा सा इसका हम रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का, सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैं चैप्टर पे आता हूं। ब्रोकन चेन किसका प्रतीक थी? ब्रोकन चेन आपका सिंबल है कि आजादी आपको मिल चुकी है, गुलाम अब फ्री हो चुके हैं। ये रोड किसका प्रतीक थी? द बंडल ऑफ रोड्स। ये सिंबल थी उस भाईचारे का, उस एकता का जो उन लोगों के बीच में होनी चाहिए कि अगर सभी लोग एक बंडल की तरह रहेंगे, एकता में रहेंगे, यानी यूनिटी में रहेंगे, तो उनको जो है नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा या फिर उनकी बात लोगों को सुननी होगी। अगला सिंबल हमने देखा आई इन द ट्रायंगल। इसका मतलब क्या था कि ये जो आंख है ये नॉलेज का प्रतीक है, सिंबल है ये नॉलेज का, और साथ में इससे जो ज्ञान निकल रहा है, ये प्रकाश, ये जो प्रकाश निकल रहा है, ये जो लाइट है, ये ज्ञान की रोशनी है। जिस प्रकार सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार ज्ञान की जो रोशनी है वो अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। ये जो रोड है, ये सेप्टर जो है, ये छड़, ये प्रतीक है रॉयल पावर का कि अब तो जो है सभी व्यक्ति इसके अंडर में आते हैं और सबके लिए बराबर रहेगा। सांप ने अपनी पूंछ को पकड़ा हुआ है और एक रिंग की शेप बनाई हुई है। ये इस बात का सिंबल है कि जो कदम अब उठाए जा रहे हैं और जिन वायदों को किया जा रहा है वे सिर्फ कोई शॉर्ट टाइम के लिए नहीं हैं, वे शाश्वत हैं, वे एटर्नल हैं, वे लंबे समय तक रहने वाले हैं। ये टोपी, फ्रीजियन कैप, ये जब गुलाम व्यक्ति जब फ्री हो जाया करते, अपनी गुलामी से मुक्त हो जाया करते, तब वो इस कैप को डाला करते। तो ये कैप किसका प्रतीक है? लिबर्टी का, यानी आज़ादी का प्रतीक है। ये ब्लू, वाइट, रेड, इन कपड़ों में जो महिला बैठी है, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं, उसके नेशनल कलर्स का सिंबल है। ये पंखों वाली औरत जो कि परी की तरह इनको दिखाया गया है, ये सिंबल है कानून का, लॉ। कानून को जो है एक व्यक्ति का रूप दिखाया गया कि कानून जो है एक देवी है, परी है, ऊपर से आई, जो सबके लिए बराबर का न्याय करेगी। ये आपके सामने जो टैबलेट है, इसको बोलते हैं कानून की टैबलेट, लॉ टैबलेट। इसका मतलब है कि इसकी नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं या सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान है, बात एक ही है। हम यहां तक पढ़ चुके हैं और आज हमारा चैप्टर जो है वो यहां से आरंभ होने वाला है। फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic। इनसे पिछली क्लासों में हमने देखा था कि फ्रांस बना था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उससे पहले था फ्रांस टोटली मोनार्की। शुरुआत में जब हमने इस लेक्चर की शुरुआत की, इस पूरे हमारे चैप्टर की शुरुआत की, तो बिल्कुल शुरुआत में फ्रांस क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्की। जिस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते गए, बीच में एक सेक्शन ऐसा आया जहां पर हमने पढ़ा कि फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि फ्रांस में संविधान भी है और राजा का राज भी रहेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस ने कैसे मोनार्की का अंत किया, फ्रांस ने किस प्रकार जो है मोनार्की का अंत किया है। मतलब अब फ्रांस में राजा नहीं बनेगा, उसका अंत कर दिया गया। एबॉलिश माने खत्म करना, एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। अब फ्रांस हो गया रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? जिस तरह इंडिया है, हम कहते हैं कि इंडिया एक रिपब्लिक है, जिसको बोलते हैं गणतंत्र। और इंडिया वाले प्रत्येक 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब होता है कि किसी देश का मुखिया, हेड ऑफ द स्टेट, यहां पर स्टेट माने कंट्री, किसी देश का मुखिया उसकी जनता के द्वारा चुना गया अगर प्रतिनिधि है, अगर उस देश के मुखिया को डायरेक्ट जनता ने चुना है या इनडायरेक्टली चुना है, तो उसको हम कहते हैं कि वो देश है रिपब्लिक। लेकिन जो राजा लोग होते थे, इनका इलेक्शन नहीं हुआ करता, इनमें जो गद्दी मिला करती वो इनके बेटों को गद्दी मिलती थी, तो वो थी मोनार्की। और अब जो है फ्रांस में चुनाव होने वाला है, इलेक्शन के द्वारा डिसाइड होगा कि फ्रांस का हेड कौन होगा। जब फ्रांस वाले इलेक्शन के द्वारा तय करेंगे तो हम कहेंगे कि फ्रांस हो गया रिपब्लिक। तो यहां पर अगर रिपब्लिक शब्द ऐड हुआ है तो इसका मतलब है कि अब फ्रांस में इलेक्शन होने वाला है, और फ्रांस में इलेक्शन होने वाला है तो इसका मतलब दिमाग में सवाल आना चाहिए, तो वोट कौन देगा और वोटिंग का तरीका क्या रहने वाला है। तो मोनार्की तो खत्म हो चुकी है, अब जरा ये देखते हैं कि फ्रांस में इलेक्शन होगा तो कैसे होगा। देखो, द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। जब से फ्रांस की क्रांति हम देख रहे हैं, 1789 में जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, उसके बाद कुछ परिणाम उसके निकले। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद के कई वर्षों तक लगातार फ्रांस में जो सिचुएशन है, फ्रांस के जो हालात हैं वो बहुत खतरनाक थे, वो टेंस थे, बहुत बुरा समय उसमें फ्रांस में चल रहा था, बहुत कुछ उथल उथल का माहौल था। ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखा था पिछली क्लासों में कि किस प्रकार लुई 16 ने संविधान पे साइन तो कर दिए थे, उसने संविधान की बात मान ली थी, लेकिन ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ पर्सिया। उसने संविधान पर साइन कर दिए और लोगों को यह बोल दिया कि आज से वो संविधान के अनुसार काम करेगा, आप लोगों ने जो संविधान बनाया है उसी संविधान के दायरे में रहकर मैं काम करूंगा, ऐसा बोल दिया लुई 16 ने और साइन कर दिए। लेकिन खबर मिली कि उसने गुपचुप तरीके से नेगोशिएट कर लिया, बातचीत कर ली, किसके साथ? पर्सिया के राजा के साथ। अब ये पर्सिया देश कौन सा आ गया भाई? रसिया तो लोगों ने सुना है, लेकिन ये पर्सिया क्या है? ये जो पर्सिया था, आजकल इसको तुम जर्मनी कहते हो। जर्मनी का पहले एक बड़ा हिस्सा कहलाता था पर्सिया, उसको पर्सिया बोला करते थे। तो ये जो पर्सिया है, इसके राजा के साथ इस लुई 16 ने एक सीक्रेट संधि पर साइन कर लिए, सीक्रेटली एक डील कर ली। अब देखो वो डील क्या है। पिछली क्लास को थोड़ा रिमाइंड करो, मैंने आपको बताया था लेक्चर पिछले वाले में, मैंने कहा था कि जब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस में कुछ चेंज हुआ। चेंज ये हुआ कि टैक्स आम लोग भरेंगे तो सारे ही भरेंगे, इक्वेलिटी की बात हुई, लिबर्टी की बात हुई, फ्रीडम की बात आई, संविधान बना, इस प्रकार की बातें उठी, और क्लर्जी की संपत्ति को जब्त कर लिया गया, उसकी प्रॉपर्टी यानी जब्त कर ली गई, नोबेल मैन से भी उनकी प्रॉपर्टी छीनी गई और उनके सारे बाई बर्थ राइट खत्म कर दिए गए। तो इसका मतलब था कि इन बातों का असर पड़ोसी देशों पे होने वाला है, और जो इसके नेबरिंग कंट्रीज थे तो उनके ऊपर असर इनका अलग अलग टाइप से हुआ। जो आम लोग थे उन्होंने फ्रांस की इन घटनाओं को स्वीकार कर लिया कि जो फ्रांस में हुआ है वो हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज के राजा थे, उन राजाओं के दिमाग में क्या आया कि जो घटना फ्रांस में हुई है अगर सेम हमारे साथ हो गई तो फिर तो हमारी सारी पावर चली जाएगी, और कौन ऐसा राजा होगा जो अपनी पावर को इस प्रकार छोड़ना चाहेगा। इसलिए पर्सिया के राजा ने लुई 16 को एक ऑफर दिया होगा कि भाई हम तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हैं। उसने ऑफर क्यों दिया होगा? ताकि उसकी जनता बगावत ना करे और फ्रांस की बातें वहीं पर दब जाएं। इसलिए रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस। जो पड़ोसी देशों के राजा थे वे इस बात से परेशान थे कि फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स। और उन राजाओं ने यह तैयारी कर ली थी कि वे अपनी सेना फ्रांस में भेजने वाले थे।
अगर उनकी सेना फ्रांस के अंदर भेजेंगे तो इसका मतलब है कि जो आम लोग हैं उनको मारने के लिए वो सेना आने वाली थी। उनकी जो बगावत थी उस बगावत को रोकने के लिए वो सेनाएं आने वाली थी। दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। तो जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था तब से जो फ्रांस में लगातार एक के बाद एक नए नए क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे थे, नए नए जो डेवलपमेंट के आइडियाज आ रहे थे, उन्हीं डेवलपमेंट के आइडियाज को रोकने के लिए पड़ोसी देशों ने अपनी सेना भेजने की तैयारी कर ली ताकि ये सेफ रह सके। इसको बोलते हैं फेंस पॉलिसी। फेंसिंग पॉलिसी का मतलब ये होता है कि मान लिया कि मैं, अगर मुझे सेफ रहना है, जंगल में कहीं गए हैं और जंगल में सेफ रहना है और 3-4 दोस्त हैं और आगे से आ जाए शेर, तो शेर को देख के भागना सबने है, लेकिन जब चारों जने भागेंगे तो ट्राई क्या करेंगे? ट्राई ये नहीं करेंगे कि शेर से तेज भागना है, ट्राई क्या होगी? इन तीनों से मुझे तेज भागना है, क्योंकि शेर तो चलो उधर से आया है और 4 दोस्त यहां पे खड़े हैं, तो ये ट्राई कोई नहीं करेगा कि मुझे शेर से तेज भागना है। ट्राई क्या करेंगे कि मुझे इन बाकी तीनों से तेज भागना है, क्योंकि अगर बाकी तीनों से तेज भाग लिए अपने आप सेफ हो गए, क्योंकि शेर तो पहले इनको पकड़ लेगा। तो इसलिए इन राजाओं के दिमाग में बात आई कि जब तक हमारे यहां पर खतरा आए, उससे अच्छा है जहां से खतरा आ रहा है उसको वहीं पर खत्म करवा दो, उसी के अंदर हो जाएगा जो ना, हम सेफ रह जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने यहां पर सेना भेजने की तैयारी की। बिफोर दिस कुड हैपन, उससे पहले कि ये सब होता, राजा लोग अपनी सेना भेजते, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। जब तक कि ये दूसरे देश इनके ऊपर हमला करते, सेना भेजते, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने 1792 में वोट करके ये डिसाइड कर दिया कि हम ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। तो वे तो लड़ाई करने की तैयारी में हैं और इन्होंने लड़ाई की अनाउंसमेंट भी कर दी कि हम तैयार हैं। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन्स्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। यहाँ पर थ्रोन्स्ड का मतलब क्या होता है? टूट पड़ना, आना, बहुत बड़ी संख्या में आना। जैसे कि मार्केट में मेला लगा हुआ है, मेले के समय आप मार्केट में किसी बाजार में जाते, मेले में घूमने के लिए गए हैं, अब जो मेले की भीड़ आप देखते हैं उसको कहते हैं कि थ्रोन्स्ड। वो जो क्राउड है वो थ्रोन्स्ड बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा टूट पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में आता है। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स ने आना शुरू कर दिया। अब ये वॉलंटियर्स क्या होते हैं? जो अपनी इच्छा से अपनी सेवा देता कि भाई मैं ये काम करने को तैयार हूं, उसको बोलते हैं वॉलंटियर। तो आम लोग अपने आप से आए इकट्ठे होकर कि ठीक है, हम जो है देश की रक्षा करने को तैयार है और हम के ऊपर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार जो है इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली और लड़ाई घोषणा कर दी। दे सॉ दिस एज ए वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप। उन आम लोगों के दिमाग में क्या आया कि ये लड़ाई सिर्फ जर्मनी, पर्शिया और हमारी नहीं है, ये लड़ाई आम लोगों की, राजाओं के खिलाफ है। ये लड़ाई कॉमन पीपल की, राजाओं के खिलाफ है। ये लड़ाई कॉमन पीपल की, बड़े अमीर और ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ है। अब पूरे यूरोप में ये माहौल तैयार हो गया कि भाई अब तो जो है आम लोग अपने अपने राजाओं के साथ बगावत करने को तैयार थे, उनके साथ दो दो हाथ करने को तैयार हो चुके थे। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सेंग, उस जमाने में ये सारे लोग इकट्ठे होते और कुछ देशभक्ति वाले गाने गाते थे। जिस प्रकार जब इंडिया में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जिसको इंडिया में कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, सुना होगा। जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी, आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत हुई, तो उस समय हमारे क्रांतिकारी भी गाने गाते थे देशभक्ति के। एग्जाम्पल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस प्रकार के जो गाने थे ये हमारे वाले क्रांतिकारी गाया करते।
तो वहां पर भी उनके जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो आम लोग हैं, वे देशभक्ति वाले गाने गाते हैं। जितने देशभक्ति वाले गाने वो गाते थे, उनमें से वॉज द मर्साइलेज कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट डे आयल। देखो, उन गानों में से एक गाना था ये मर्साइलेज। ये गाना इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्साइल। ये जो मर्सेल की कोई जगह थी फ्रांस में, वहां के लोगों ने यह गाना पहली बार गाया था। एज दे मार्च इन टू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। जब वहां से जो लोग आए थे, मर्साइल से जो लोग आए थे, मर्साइल्स के, वे लोग वहां से गाना गाते आ रहे थे, और जब उन्होंने पेरिस में एंटर किया तो उस दौरान इनका नाम पड़ गया, इस गाने का नाम इनकी जगह के नाम से पड़ा। और धीरे धीरे फिर यह गाना पूरे फ्रांस में लोकप्रिय हो गया, और यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि यह फ्रांस का बन गया नेशनल एंथम। जिस प्रकार हमारा जो नेशनल एंथम है वो क्या है, जन गण मन। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, तो उसी प्रकार इनका राष्ट्रगान बन गया। ठीक है, ये गाना ध्यान रखना इस चीज का, किस प्रकार ये नाम पड़ा है। तो अब यहाँ के लोग जो हैं देशभक्ति के गाने गा रहे हैं, और दूसरे देशों के जो राजा हैं या अपना जो राजा है उसके खिलाफ ही एक लड़ाई की शुरुआत कर दी है। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। देखो, लड़ाई किसी भी साइड से हो, जनता की लड़ाई है या दो देशों की लड़ाई है, लड़ाई कोई भी करता है, जीत चाहे किसी की भी हो, हार दोनों साइड से होती है, नुकसान दोनों का होता है। क्योंकि लड़ाई में जो आप हथियार यूज करते हैं, जो पैसा आप हथियारों पे वेस्ट करते हैं, अगर आप लड़ाई नहीं करते तो उसी पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते थे। इन्वेस्ट करने में और वेस्ट करने में फर्क है। या तो आप उस पैसे से हथियार ले सकते हो, या फिर आप उस पैसे से शांति स्थापित करके अपना देश का डेवलपमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम चला सकते हो। तो वहां पर लोगों ने, चलो ठीक है, उस समय की डिमांड थी, लड़ाई इनके लिए जरूरी होगी थी तो करनी पड़ी, लेकिन उससे नुकसान तो हुआ, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज तो आई। वाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट। जब पुरुष लोग फ्रंट पे जाके लड़ाई कर रहे थे, बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे थे, फ्रंट पे आमना सामना, उस समय महिलाएं, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। ऐसा नहीं है कि पुरुष अगर फ्रंट पे जाके लड़ रहे तो महिलाएं कुछ नहीं कर रही हैं। महिलाओं को उनका जो दैनिक जो जीवन है, डेली लाइफ का रूटीन, उसके साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। खाने को लेकर मारामारी है, महंगाई का जमाना है, उनको घंटों घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। फैमिली की समस्या है, वे उस चीज को फेस कर रही है। और large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further। उस समय बहुत सारे लोगों को लगता था कि जो क्रांति जो शुरू हुई थी, अब जो ढीली पड़ चुकी है, क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। बड़ी संख्या में लोग ये देख रहे थे कि क्रांति लगातार आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस। लगभग लोग ये देख रहे थे कि 1791 में जो संविधान बना है, उस संविधान के कारण जो पावर सबके पास जो आनी चाहिए थी वे सबके पास नहीं आई, वो सिर्फ कुछ अमीर व्यक्तियों के पास गई। इसलिए इनका मानना था क्रांति लगातार चलती रहनी चाहिए, और इसलिए पूरे फ्रांस में टेंस माहौल था, तनावपूर्ण माहौल था। पॉलिटिकल क्लब्स became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own form of action। अब जो पॉलिटिकल क्लब थे, कुछ जगह पे क्लब हुआ करते, क्लब मतलब कोई जगह थी बैठने की, कई बार वो कॉफ़ी हाउस लगा लो, कोई और बिल्डिंग है, तो वहाँ पर सभी लोग जो कामकाज करने वाले थे, कोई मजदूर टाइप के थे, तो वे सारे लोग किसी क्लब में जाके बैठ जा करते, शाम को अपने बातचीत कर लिया करते, और वहाँ बैठकर वो बात करते, डिस्कस करते गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, कि सरकार जो कर रही है वो क्या है, वो सही है कि गलत है। जिस प्रकार गाँव में होती हैं बैठकें, सभी ने सुना होगा ना, गाँव में बैठकें होती हैं, उसके अलावा चौपाल होती हैं,
शहरों में भी कोई आपके भाई कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है जहाँ पर कुछ लोग कॉमनली जाके बैठते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार फ्रांस में जो जगह थी वे कहलाया करते पॉलिटिकल क्लब्स। उन क्लब्स में लोग बैठते, सरकार की पॉलिसी के बारे में बात करते और प्लान करते कि उनके हिसाब से ये क्या होना चाहिए था, सरकार ने गलत किया कि ठीक किया, इसके ऊपर बात होती। ऐसे ही जो क्लब थे, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। ऐसे ही सबसे जो लोकप्रिय हुए, जहां पर अधिक लोग बैठते थे, जहां पर अधिक इस प्रकार के आइडियाज निकलते थे, उनका नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। एक सेंट जैकब नाम का व्यक्ति था और वो कहां से आया था? वो कन्वेंट से था। कन्वेंट, ये वर्ड समझ लो। कन्वेंट क्या होता है? कन्वेंट होता है कोई धार्मिक सी जगह। जिस तरह मान लिया इंडिया में मठ होते हैं ना, मठ जहां पर पुजारी लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म वाले, पुजारी वर्ग का रहने का स्थान, उनको मठ कह देते हैं। तो ये वहां से था सेंट जैकब। और सेंट जैकब की जो प्रॉपर्टी थी, इसने वो कन्वर्ट की हुई थी कुछ क्लब्स में और उनको नाम दिया गया जैकोबिन क्लब्स। तो वहां पर काफी लोग इकट्ठे होते और बातचीत करते। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। महिलाओं ने भी अपने अपने कुछ क्लब बना लिए थे। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड। जब हम इस चैप्टर का सेक्शन 4 पढ़ेंगे, अभी जल्दी ही वो आने वाला है, तो वो सेक्शन 4 सिर्फ महिलाओं के ऊपर केंद्रित होगा कि कैसे महिलाओं ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, ठीक है। अब जरा एक बार इस घटना को आगे बढ़ा लेते हैं कि जैकोबिन क्लब्स में क्या हुआ, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब, मैं इस पिक्चर में बाद में आने वाला हूं। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस। जैकोबिन क्लब्स में जो लोग इकट्ठे होकर आते थे, वे इतने पैसे वाले नहीं थे, वे बहुत साधारण सी कमाई करने वाले आदमी थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, छोटे दुकानदार थे, कुछ कारीगर लोग थे जैसे कि जूते बनाने वाले, पेस्ट्री में काम करने वाले, ठीक है, घड़ी बनाने वाले यानी वॉच मेकर्स जो घड़ियां बनाते थे, कुछ प्रिंटर्स थे, प्रिंटिंग का काम करते थे, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर, मजदूर वगैरह, दिहाड़ी पे काम करने वाले। तो इस प्रकार ये बहुत ही कॉमन से काम करने वाले व्यक्ति जब एक स्थान पर बैठते थे, दिन भर की थकान के बाद दुखी होकर जब यहाँ पर आते थे, कुछ चाय कॉफ़ी लेते थे, तो बात करते कि हमारी हालत कैसी है और अच्छी कैसे हो सकती है, राजा को हमारे लिए क्या करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए था, गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है। तो इस प्रकार के आइडियाज़ पे ये बात करते। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जितने ये आम लोग हैं, इन सब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। जैकोबिन क्लब के बहुत सारे व्यक्तियों ने क्या शुरू कर दिया? एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहननी शुरू कर दी, सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। डॉक क्या होती है? बंदरगाह। जैसे आपने कोई पोर्ट सुनी होगी, कलकत्ता पोर्ट है, मुंबई एक पोर्ट है, बंदरगाह जहां पर समुद्री जहाजों का आना जाना होता है। तो वहां पर एक जगह होती है डॉक। उस डॉक पर काम करने वाले जो मजदूर थे, वे जिस प्रकार की ड्रेस पहनते थे, कपड़े, वैसे ही कपड़े जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने पहनने शुरू कर दिए, ये दिखाने के लिए कि हम जो है औरों से अलग हैं और हम कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं। दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस। इन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि अपने आप को उस समाज से अलग कर सकें जो बहुत पैसे वाले थे। देखो वहां पर आजकल क्या होता है, हमारे इंडिया में या और कंट्रीज में, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वे डालते हैं 3 पीस सूट, वे कोट पैंट डालते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गाड़ी में घूमते हैं, बढ़िया ऑफिस में काम करेंगे
और उसके बाद उनका जो है लगातार आप देख पाएंगे आराम से कि अगर वो कोट पैंट पहने हैं 3 पीस सूट में, तो समझ जाओ कि ये कोई ना कोई जरूर बड़ा कोई आदमी है। वहां पर क्या था कि उस समय जो फ्रांस के जो अमीर आदमी थे, अमीर व्यक्ति, वे क्या करते थे, वे पहनते थे नी ब्रीचेज। ये फोटो आप देखो ध्यान से, इसमें देखो ध्यान तक, ये वाली चीज है, घुटनों तक जो पैंट आती थी यहां तक, इसको बोलते थे नी ब्रीचेज, और नीचे इनके होते लंबे लंबे जूते। इस प्रकार ये इन्होंने डाला हुआ, जो ड्रेस डाली हुई है। तो इसकी फोटो को आप देख के समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही एक रॉयल फैमिली से है। तो ऐसे ही जो अमीर लोग थे वे इस प्रकार की ड्रेस पहनते थे। लेकिन जैकबिन क्लब वालों के दिमाग में क्या आया कि हम इस प्रकार की नी ब्रीचेज नहीं पहनेंगे, हम एक अलग ड्रेस पहनेंगे जो डॉक वर्कर पहनते हैं, ताकि आम लोग ये समझ सकें कि ये हमारी तरह के लोग हैं, और बड़ी संख्या को अपनी तरफ खींचने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका था कि उनकी तरह कपड़े पहनो और उनकी तरह बात करो। तो इन लोगों ने उनके वाले कपड़े को अपना लिया। इट वॉज ए वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर yielded by the wearers of knee breeches। जो नी ब्रीच वाले कपड़े पहनते थे, नॉर्मली ये बहुत बड़े लोग होते थे, सरकार को चलाते थे, सरकार को ये कंट्रोल करते थे। अब जैकबिन क्लब के मेंबर्स ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम आज से अनाउंस करते हैं कि तुम्हारी पावर का अंत आ चुका है। अब ये ज़माना जो है ये आम व्यक्तियों का है, ये वर्कर्स का है, ये किसानों का है। अब ये घुटनों तक की पेंट पहनने वालों का, जिसको बोलते हैं ना कैपरी, सुना है नाम, बच्चे कैपरी पहनते हैं आजकल। तो कैपरी ये कहे भाई तुम जो ये पहनते हो ना कैपरी सी, जो ये घुटनों तक की पेंट पहनते हो, अब तुम्हारा ज़माना गया। अब ज़माना मजदूरों का है, वर्कर्स का है। ये वो देखो ड्रेसिंग की यहां पर आपको दिख रही है। जैकबिन क्लब वाले जब वो इस प्रकार की ड्रेस पहनते थे पूरी, देखो ये रही स्ट्रिप्ड पट्टी वाली ड्रेस है, जो पजामा है इनका ये इस प्रकार का है। और जो इस प्रकार की ड्रेस पहनता था उसको बोला करते sans culottes, यहां पे रहेगा एस साइलेंट, sans culottes बोला करते, मतलब जो इस प्रकार की ड्रेस पहनता है। इसमें जो ये पुरुष है, इस पुरुष ने यहां पर ये कैप डाली हुई है, ये वही फ्रीजियन कैप है, फ्रीजियन कैप, जबकि यहां पर कैप नहीं है। तो आप इन दोनों में से देख सकते हैं कि इनमें से केवल पुरुष ने कैप डाली हुई है, जबकि महिला ने कैप नहीं डाली है। इसका मतलब क्या है कि उस समय फ्रांस में केवल पुरुषों को ही अपनी आज़ादी को दिखाने का अधिकार था, उनको कैप डालने का अधिकार था। उनको जो राइट मिले हैं वे महिलाओं को नहीं थे। ये इसी बात का सिंबल है। पुरुषों के द्वारा कैप डाले जाना इस बात का सिंबल है कि ये लोग पूरे तरीके से लिबरेट हो चुके, आज़ाद हो चुके, जबकि महिलाओं को अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को ना तो वोटिंग का राइट मिला था, ना इनको पॉलिटिक्स में और राइट मिले हैं, इनको कैप डालना भी अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि फ्रांस का समाज चेंज तो हो रहा है, लेकिन चेंज वो किसके लिए हो रहा है? वो चेंज केवल पुरुषों के लिए हो रहा, महिलाओं के लिए अभी नहीं हुआ है। और इसी के लिए महिलाएं जो है आंदोलन करेंगी। और कन्वेंट देखो ये अभी, और कन्वेंट क्या है? बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू ए रिलीजियस लाइफ। ऐसे लोग जो धार्मिक जीवन जीते हैं, उनसे जुड़े व्यक्तियों के रहने का स्थान, उसको बोलते कन्वेंट। इंडिया में इनको हम लोग मठ भी कहते हैं, मठ। ठीक है, तो इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस प्रकार ये चीज़ें पढ़ेंगे कि इस पिक्चर का अर्थ क्या है, और साथ में फिर जो है कुछ एक्टिविटी और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें इतना ही ठीक है। नमस्कार।